नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार किसी से नहीं छिपी हुई है। हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आम आदमी तो छोड़िए, सूबे के जनप्रतिनिधि भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में ढंग का इलाज नहीं मिल पा रहा। तो वहीं दूसरी ओर सूबे के मुखिया दावा करते हैं कि सभी कोरोना मरीजों का इलाज एक का खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। तो सवाल ये कि आखिर कहां है वो दावे। सवाल ये कि सरकार के दावे धरातल पर आखिर क्यों धराशायी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ कागजों में उत्तम है या जमीनी हकीकत कुछ और है। जवाब देना पड़ेगा में आज की चर्चा चरमरा गए उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर और हवा में उड़ गए सभी बड़े बड़े दावों पर। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये चीखते चिल्लाते लोग, अस्पतालों के बाहर लगी ये लंबी कतारें, शमशान के बाहर इंतजार करते ये लोग जिनकी डबडबाई आंखें और चेहरे से उड़ी हवाइयां ये बता रही है कि इन्होंने अपने अपनों को खो दिया है और अब इंतजार कर रहे हैं कतारों में लग के इस बात का कि कब इनका नंबर आए और ये अपने अपनों का अंतिम संस्कार कर सके। सांसों को गंवा चुके इन शवों को क्या पता होगा कि मरने के बाद भी इन्हें कतारों में लगना होगा। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं लाचार हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की, गर्त में जा चुके सिस्टम की। ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि किस तरह से प्रदेश का सिस्टम चरमरा चुका है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा है कि अब तो उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मंत्री भी आईसीयू में जा चुके स्वास्थ्य सिस्टम की चिट्ठी लिखकर भर्त्सना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जरूरी उपकरणों को बाजार में 1.5 गुना अधिक दाम पर बेचे जाने की भी शिकायत की है और अपील की है कि इनकी कीमत सरकार निर्धारित करे। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को बरेली के निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराए जाने के प्रबंध का आग्रह किया और कहा है कि निजी अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाएं। केंद्रीय मंत्री गंगवार ने यूपी के सीएम को लिखे अपने पत्र में बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए ये सुझाव दिया है कि सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को 50% कम कीमत पर ऑक्सीजन संयंत्र जल्द दिए जाएं। गंगवार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू कराने का भी सुझाव दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अस्पतालों के चक्कर लगा रहे ये सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं जो सिस्टम की बदहाली का शिकार हो रहे हैं, बल्कि गर्त में गए इस सिस्टम की मार विधायक से लेकर दिग्गज लोग भी झेल रहे हैं। फिरोजाबाद जनपद के जसराना के विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके साथ ही उनकी पत्नी संध्या लोधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। पहले तो इनको फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती कराया गया था। भाजपा विधायक की माने तो एसएन मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब विधायक की पत्नी को ही जमीन पर लेटना पड़ा और इन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की कैसी हालत है ये भी उन्हें नहीं बताया जा रहा है, न ही उन्हें खाना दिया जा रहा है और न ही उन्हें पानी दिया जा रहा है। अधिकारी और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि कोरोना वायरस अब यूपी के गाँव में भी दस्तक दे चुका है। देवरिया के भागलपुर ब्लॉक के अंडीला गांव में 15 दिन के भीतर 20 मौतें हुई हैं, लेकिन गांव के अंदर कोई जांच टीम अभी तक नहीं पहुंची है। वहीं रुद्रपुर तहसील के कोडल बैदा गांव में एक हफ्ते के अंदर 12 मौत हुई हैं। इस गांव में पहुंचे रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सुशील कुमार मल्ल ने कहा कि गांव वालों ने हमें बताया है कि 12 मौत हुई हैं। टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन अंडीला गांव में 20 मौतों के बाद भी किसी प्रशासनिक अफसर ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। यहाँ बंद पड़ा वेलनेस सेंटर इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रशासन का रवैया कैसा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कोरोना की मार यूपी के गांव को अपना शिकार
ना बना सके, इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गांव-गांव तक में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गांव का दौरा कर जमीनी हाल जान रहे हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और हाल जान रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के हालात बदहाल हैं। आर्या न्यूज़ के सवाल आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, हालात बदहाल हैं, जिम्मेदार कौन है? सिस्टम पस्त, नेता राजनीति में मस्त है क्या? क्योंकि लगातार आपको बताते चले कि जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक तरफ आला अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, चिट्ठी लिखकर प्रदेश की जो स्थिति है बदहाल होती जा रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिगड़ते हालातों का अभी भी सवाल है कि जिम्मेदार कौन? क्या पंचायत चुनाव से गांव में यह संक्रमण फैला जिसकी वजह से अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? आईसीयू में गए अस्पताल, कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं आपको बताते चले सभी जगह की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक कि अस्पताल जो आईसीयू में चले गए इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक उठा रहे सिस्टम पर सवाल, अपने ही विधायक आपको बताते चले बीजेपी के सवाल उठाने लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं खराब हो चुके सिस्टम पर, बदहाल पड़े आईसीयू बेड्स पर और जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी हो रही है उस पर दूसरे प्रदेशों का हवाला दे रहे हैं। आपको बता चले उत्तर प्रदेश के विधायक लगातार चिट्ठी लिख करके उत्तर प्रदेश के जो बदतर हालात है उसके बारे में सूबे के मुखिया को सूचित कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिर सिस्टम कब सुधरेगा? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए नेहा शालिनी दुआ, बीजेपी के प्रवक्ता, सपा के नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नेहा जी आपके पास आना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश उत्तम कब बनेगा? ये सिर्फ कागजों में है या फिर धरातल पर भी तस्वीरें अच्छी हैं इसकी? पल्लवी जी, इस वक्त जो ये कोरोना महामारी है इसमें सबकी हालत ही, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में नहीं सभी देशों में बहुत बुरी हालत है। हमारे देश में इसलिए ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि केस जो है वो इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड वेव में तो लोगों की हालत जो है वो बहुत बुरी कर दी है। सभी सिस्टम इस वक्त फेल होते नजर आ रहे हैं, चाहे काम भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। प्लांट डीआरडीओ के द्वारा 500 प्लांट जो हैं देश भर में पीएम केयर फंड की तरफ से लगाए जा रहे हैं और दिल्ली में भी 3 प्लांट लग गए हैं। हर राज्य में ऐसे 600 700 प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इससे जो सांस की प्रॉब्लम है, जो ये उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ये दिक्कत से निजात पा दी जाए। इस पे काम हो रहा है। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव में सबको कहा है, जो मामूली लक्षण वाले भी लोग हैं उनको घर घर में दवाइयां पहुंचाई जा रही है, किट बना के पहुंचाई जा रही है। पहले तो ट्रेसिंग की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं हर गांव में जहां पर जिनको खांसी जुकाम या बुखार है। अगर हल्के मामूली से भी लक्षण खांसी जुकाम के भी होते हैं तो उन्हें कहा जा रहा है, हाथ जोड़ के विनती है, ये किट आपको दी जा रही है, ऐसे ऐसे ये दवाइयां हैं इस किट में, ये आपको लेनी है 5 दिन तक। अब सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन जनता, कई गांव वालों से पूछो तो कहते हैं ये मौसमी वो है, हमें कोई कोरोना नहीं है, हम क्यों दवाई ले। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको समझाया जा रहा है कि भैया इस वक्त हम ऐसी हालात से गुजर रहे हैं जहां एक से अनेक बन रहे हैं। वो एक आदमी जो संक्रमित हो रहा है वो पहले 1 से पहले 3 बनते थे, जो फर्स्ट वेव आई थी, जो पहली लहर थी उसमें 1 से 3 या 4 को होता था। अब 1 से आप देखिए कम से कम 30 लोगों को हो रहा है। अगर किसी बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में ही जब हमें हुआ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग में कोरोना, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज जो हालात है वो ये है कि अगर एक घर में है तो पूरे मेंबर्स को होगा, पूरी बिल्डिंग को हो रहा है। तो प्रशासन, आप खुद बताइए इसमें प्रशासन कितना भी मजबूत हो जाए, बाहर के देश भी बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हेल्थ में, लेकिन वो भी फेल हो गए सेकेंड वेव में। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से एटलीस्ट किसी की मौत ना हो और बदहाली की वजह से, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ विधायक हैं भाजपा के जिन्होंने कंप्लेन करी कि उनको बेड नहीं मिल पा रहे, जमीन पे लेटना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि किसी से पक्षपात नहीं करा जा रहा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे वो कोई भी है, किसी से पक्षपात अगर नहीं है, हॉस्पिटल में हो सबको जमीन पर लेटाया जा रहा है, पक्षपात नहीं किया जा रहा है, सबको जमीन पर लेटाया जा रहा है, सबको दिक्कतें हो रही है। देखिए अगर बेड नहीं है
तो भी इलाज शुरू योगी जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कह दिया गया कि आप इलाज शुरू कर दीजिए, उसके लिए देरी नहीं होनी चाहिए, जैसे भी करके जो भी मिलता है, जहां जगह मिलती है, इलाज शुरू हो जाना चाहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी टाई अप कर लिया गया है, बोल दिया गया है कि आपको 50% जो है वो रखने ही है। एक विधायक की पत्नी फर्श पर लेटी रही, उसने अपना दम तोड़ दिया। चलिए ठीक है, उन्हें इलाज तक नहीं मिला। रामगोपाल जी की धर्मपत्नी को इलाज तक नहीं मिला। सूबे के मुखिया ने बड़ा दावा किया था नेहा जी, सूबे के मुखिया ने यह कहा था कि सबका खर्च सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएं या फिर सरकारी अस्पताल में। बिल्कुल, देखिए इलाज शुरू हो गया था, लेकिन जैसे इलाज शुरू हुआ तब तक नहीं बचा पाए, क्योंकि कोरोना इस वक्त कई लोगों में ऐसे भयानक ढंग से आ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मेरे खुद की चाची जो है हॉस्पिटल जाते जाते कोरोना एक दिन पहले हुआ और आज सेकेंड डे। तो मैं बता नहीं सकती इस वक्त हालात जो हैं। मैं सिर्फ लोगों से ये अपील करना कि आपको मामूली से भी लक्षण हो तो प्लीज आप अपनी दवाई शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्यों मैं एंटीबायोटिक लूं, एंटीबायोटिक लेने से कहीं मुझे बाद में नुकसान, ना कोई नुकसान नहीं होगा। हाथ जोड़ के ये अपील है, जो लोग एकदम जल्दी से दवाई शुरू कर रहे हैं उन्हीं को बचाया जा सकता है। जो देर से शुरू करते हैं, सोचते हैं कि हम टेस्ट कराएं, टेस्ट की भी रिपोर्ट फिर 3 दिन बाद आए और तब हम दवाई लें, प्लीज वो ऐसा मत करें, अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करें। मेरी बस हाथ जोड़ के ये विनती है सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से। देखिए नेहा जी विनती भले ही कर रही हैं, लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुल्तानपुर खेड़ा गांव है, वहां के प्रधान का भी यही कहना है कि 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा इनकी जांच के लिए कि उस गांव में पहुंच जाए और वहां पर कम से कम जांच कराई जा सके। इसके साथ साथ बैदा गांव है, वहां का भी ऐसा ही हाल है। उत्तर प्रदेश के नेहा जी ये है, वहां पर आपको मैं बताती चलूं कि 12 से 13 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई, ये बताया जा रहा है। बताइए, ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं और गांव वालों का ये कहना है कि पूरा गांव ही है जो खांसी जुकाम बुखार से जूझ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालात ये हो चले हैं कि अगर किसी की मौत होती है तो सांत्वना जताने के लिए भी कोई नहीं जा पा रहा है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो, लेकिन कोरोना है या नहीं है ये नहीं पता है, क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है गांवों में। सूबे के मुखिया ने कहा था कि गांव गांव अब टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जाएंगे अधिकारी वहां पर जांच करेंगे जाकर के, लेकिन ये हालात है नेहा जी। जी, अगर देखिए टेस्टिंग, मैंने पहले ही कहा कि आईसीएमआर की तरफ से कह दिया गया है टेस्टिंग नहीं भी होती, लेकिन आपको मामूली लक्षण ही है तो आप दवाइयां जो हैं सरकार को कॉल कीजिए इनकी टोल फ्री नंबर पे। और मैं खुद, आप जो गांव का नाम बता रहे हैं, मुझे लगता है आपके माध्यम से सरकार को पता चल चुका होगा। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द वहां पहुंच के लोगों को ट्रैकिंग, जिसे कहते हैं, इसे ट्रैकिंग कहते हैं, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ये शुरू कर दे और वहां दवाइयां पहुंचा दे। बिल्कुल वेट नहीं करें कि हम टेस्ट करेंगे उसकी 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। सरकार बार बार, आईसीएमआर बार बार बोल रहा है कि आपको दवाई दी जाएगी, आपने दवाई खानी है, मामूली लक्षण पे भी खानी है। ऐसे ही हम लोगों को बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं इस वक्त बचा। और इस वक्त विपक्ष से भी हाथ जोड़ के विनती है कि विपक्ष के पास जाएंगे। मेरा सवाल ये भी था कि कहाँ टेस्टिंग कहाँ है, जो सूबे के मुखिया ने कहा था कि गांव गांव टेस्टिंग होगी, जा करके गांव गांव ये देखेंगे कि अगर हल्का भी खांसी जुकाम बुखार हुआ तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। नहीं व्यवस्था है तो हम आइसोलेशन में डालेंगे, अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे पूरी। कहाँ है वो दावे? नहीं, धर्मेंद्र जी आ रही हूँ बस आपके पास। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और कोशिशें भी पूरी हो रही हैं, करा जा रहा है, लेकिन आप देखिए बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जहां नहीं पहुंच पा रहे गलती है, उसे सुधारा जाएगा, बहुत जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, वहां पे पहुंचा जाएगा। और ऐसे हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, चाहे वो गांव वाले हों चाहे वो शहर वाले हों। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए आप। आईसीएमआर ने बोल दिया कि जरा सा भी कुछ लक्षण आप पाते हैं आप तुरंत दवाइयां खा लीजिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखिए। लोग भी लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, लेकिन सरकार का क्या काम? टेस्टिंग की बात कही गई थी गांवों में। पल्लवी जी, सवाल ये नहीं है कि क्या स्थिति है, सवाल ये है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो मुखिया है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो इस आपदा में किस तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब कोरोना की दूसरी वेव लहर जो है जब चरम पे थी, तो हमारा मुखिया जो देश का प्रधानमंत्री रैली में व्यस्त था। केवल प्रधानमंत्री नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी आधे से अधिक कैबिनेट बंगाल में रैलियां करती थी। जब आईसीएमआर और तमाम लोग चेतावनी दे रहे थे कि दूसरी लहर आ रही, बड़ी खतरनाक होगी, तब उत्तर प्रदेश में जिद बस पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे। आज उस पंचायत चुनाव की स्थिति यह है कि कर्मचारियों के साथ साथ एक एक गांव में, अभी एक गोंडा का गांव है जहां मार्केटिंग इंस्पेक्टर, जीता हुआ प्रधान वर्तमान
पूर्व प्रधान सहित कई लोग खत्म हुए। आपने खुद गांव का नाम बताया। अभी करंडा ब्लॉक के एक प्रधान जी ने किस तरह नाम दिया, 15-16 लोगों को हमारे यहाँ मौत हो गई और अभी तक कोई जांच नहीं हुई। किस तरह और तमाम देवरिया में किस तरह गांव है, किस तरह जो है मोहनलालगंज का एक गांव है ग्राम जबरौली, 2 दर्जन से अधिक वहां लोग की मौत हो चुकी है। अमेठी का एक गांव है, वहां भी 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस तरह तमाम, जैसे कि पर्टिकुलर गांव की बात नहीं है। समस्या यहाँ सबसे बड़ी आती है कि हमारा जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो कर क्या रहा है। केवल इतिहास देखने से भविष्य का निर्माण नहीं होता। आज 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 7 साल से अधिक हो गया केंद्र में मोदी जी की सरकार, बहुत लंबा समय होता है। 1 साल का मौका मिला था, कोविड की पहली वेव आई और पूरी दुनिया में जाकर के भाषण देने लगे कि मैंने कोरोना से विजय पा ली, जबकि उसी समय में, उसी दौरान में तमाम देशों की हालत बिगड़ी हुई थी। लोग कोरोना से लड़ने में व्यस्त थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थे, हॉस्पिटलों की कैपेसिटी बढ़ा। धर्मेंद्र जी, आप लोग जब ये कहते हैं कि पंचायत चुनाव की वजह से हालात बदहाल हो गए उत्तर प्रदेश के, तब ये भूल जाते हैं क्या कि उन्हीं पंचायत चुनाव में आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आप लोगों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे? ठीक, हमारी बात सुनिए, बिल्कुल ठीक। देखिए, पहली बात तो पंचायत चुनाव में किसी भी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य 3 महत्वपूर्ण पद थे जो जनता की सरकार जनता के लिए होती है। उसमें किसी पार्टी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। केवल एक पद था जिला। ये मत बोलिएगा, ये मासूम जनता से बोलिएगा जाकर के, यहाँ नहीं, क्योंकि ये पंचायत चुनाव पहली बार ऐसा हुआ है जब डायरेक्ट पार्टियों ने इंटरफेयर किया है जाकर के, और इसा 2022 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष भी बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया था जाकर के, और बहुत तगड़े तरीके से आप भुना रहे हैं इस बात को, खास करके सपा कि बीजेपी के किस तरीके से पलीता लग चुका सारी व्यवस्थाओं पर, और सारे जिस तरीके से उन्होंने पूरी रणनीति बनाई थी उस पर पलीता लग चुका, क्योंकि आप लोग काफी संख्या में विजय हुए हैं। तो यहाँ पर नहीं, हमारी बात पूरी हो जाने दें। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव पार्टियों के समर्थन पर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट जारी किए, हमने भी ये समर्थन दिया था प्रत्याशियों को। सवाल मेरा यही है ना धर्मेंद्र जी, सवाल यही, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जबरन इन लोगों ने पंचायत चुनाव करवा, और वैसे तो चुनाव आयोग करवाता है, जबरन बीजेपी ने, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि पंचायत चुनाव जबरन करवाया गया। धर्मेंद्र जी सुनिए मेरी बात, आपकी बात मान लेते हैं, यहां पर आप जीते, आपकी बात मान लेते हैं कि पंचायत चुनाव जबरन करवाया गया, आप लोग बहिष्कार कर सकते थे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, बहिष्कार डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं कर सकते थे, तो ये मत बोलिए फिर मेरे शो में जवाब देना पड़ेगा मैं, आप ये मत बोलिए कि इन लोगों ने जबरन करवाया, आप लोगों के हाथ पर बांध के बिठा दिए और ये कहा कि नहीं आप लोगों को पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर जवाबदेही बीजेपी की बनती है कि उन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतारे, पंचायत चुनाव की वजह से हालात बद से बदतर हुए, तो उतनी ही जवाबदेही आप लोगों की भी बनेगी, क्योंकि आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन चुनावों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, विधायक स्तर का भी नेता, कोई भी रैली पूरे उत्तर प्रदेश, आप लोगों की जवाबदेही नहीं बनेगी। रैली की मीटिंग लगा दे तो जो कहीं मैं हार जाऊं, कोई भी नेता कैसे झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के? करने नहीं गया। आपके सब उम्मीदवार जा जाके कैंपेनिंग कर रहे थे, अखिलेश यादव को खुद कोरोना हो चुका है, तो आप ये मत कहिए। अगर यहाँ से गलतियां हुई है तो आप लोगों से भी गलतियां हुई। नेहा जी 1 मिनट बस आ रहे हैं आपके पास। पल्लवी जी, हाँ बात पूरी करें धर्मेंद्र जी। देखिए, प्रश्न जिम्मेदार से पूछा जाता है, अगर उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं तो ये चुनाव क्यों लड़के? ठीक है, आप जिम्मेदार नहीं है इसका मतलब नहीं। जिनको जनता ने चुन के जो जिम्मेदारी है हमारे पास, हम तो राय दे सकते हैं। हम विपक्ष में है, विपक्ष के नाते आदरणीय अखिलेश यादव की कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक विपक्ष के नेता होने के नाते एक शानदार 8 बार के विधायक, हमारी बात सुन लें प्लीज, 8 बार के विधायक और जिनकी शानदार विधायकों में गिनती होती है हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी ने बहुत बड़ा मार्मिक पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाया है, किस तरह से बलिया की उपेक्षा हो रही है, उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से चिट्ठी लिखा है। आज विपक्ष के लिखे हुए नेताओं की एक भी चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, और विपक्ष का क्या देंगे? केंद्र के इतने बड़े मंत्री, कई बार मंत्री रहे, अटल जी सरकार मंत्री रहे, आदरणीय संतोष गंगवार जी ने चिट्ठी लिख करके, उनकी निश्चित सी बात है उनकी समस्या रही होगी, उनकी बात नहीं सुनी गई होगी, उनके सुझाव का संज्ञान नहीं लिया गया होगा, तब वो पत्र लिखने के मजबूर हुए होंगे। और पत्र लिखने के बाद भी क्या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकृत बयान आया? तमाम विधायकों ने क्या, जिस तरह से एक विधायक, नेहा जी जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं धर्मेंद्र जी कि अगर सुझाव देते भी, अगर बहिष्कार करते भी, तो आप लोग जब अपने केंद्रीय मंत्रियों की ही नहीं सुन रहे तो विपक्ष की क्या सुनते?
ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री की हमने नहीं सुनी? देखिए, हर चीज उन्होंने चिट्ठी लिख के सुझाव दिए। अब सुझाव का मतलब ये नहीं कि हम फिर उत्तर दें, ये लिखें। हमने उस पे एक्शन लिया। हमने जो उन्होंने सुझाव दिए, गंगवार साहब ने, हमने उस पे एक्शन लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लिया और आदेश दिया। जो कमेटी बनाई गई है यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, उनको बोला गया अधिकारियों को कि इस पे संज्ञान लीजिए, जो जो सुझाव दिए गए हैं उस पे अमल होना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से हर अधिकारी को, हर डीएम को, सब जगह ये निर्देश साफ दिए गए हैं, कहीं कालाबाजारी दवाई को लेके ना हो, इंजेक्शन को लेके ना हो। और तो और जो ये लकड़ियां महंगी बिक रही थी, लोगों की मतलब अंतिम संस्कार पे भी ऐसी बुरी हालत हो रही थी, उस पे भी मुख्यमंत्री जी के कड़े आदेश निर्देश के अनुसार जो लोग ऐसे करेंगे कि ये किसी की मौत के साथ ऐसे खेलेंगे, उनको बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और सख्त सजा सिर्फ ये नहीं होगा कि कोई जुर्माना होगा, उनको सजा भी हो सकती है 2-2 साल की। ये सोचने के बाद से आप देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिलेंडर, आप अभी दिल्ली में भी हाल ही में खान चाचा रेस्टोरेंट से सैकड़ों 1200 सिलेंडर पकड़े गए। आम आदमी पार्टी के विधायक ने छुपा रखे थे। हरियाणा में जो है वो वहां भी 1500 सिलेंडर पकड़े गए, जो विधायक थे कांग्रेस के, उनके घर से बरामद हुए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कि दिखाते हैं कि इस वक्त विपक्ष पार्टी में बैठे लोग कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। सरकार तो ऐसे करेगी नहीं कि खुद सिलेंडर, एम्बुलेंस भी बरामद हो जाती हैं घरों से। देखिए वो भी, उस पे भी भूल गई हो रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल उस पे भी एक्शन हो रहा है कि जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी पार्टियां भी उठ के आगे आए और उनकी पार्टी के जो पार्षद और सांसद ऐसे करते हैं उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। हमारी भी यहाँ से ये पहल होनी चाहिए और जरूर होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी पहल जरूर की जाएगी। ठीक है, धर्मेंद्र जी प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र जी, कालाबाजारी करने का कोई मतलब नहीं बनता। जनता की जिंदगी जो है वो बहुत कीमती होती है, ये बिल्कुल समझना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, कालाबाजारी पे कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है कि जिस तरह से दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, जिस तरह से इक्विपमेंट आज की डेट में वो ये जो इंजेक्शन हैं और दवाएं जो जनरल एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिकल स्टोरों से गायब हैं। रही बात किट देने की, जमीन पर मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ 2 गज दूरी, मास्क दूरी का प्रचार। अभी जिस तरह से काउंटिंग में स्प्रेडिंग हुई, उसके बाद 2-3 दिन से रथ का वीडियो बनवा करके ये सरकार दिखाना चाहती कि मैं कुछ कर रहा हूं। दूसरी बात, जिस तरह से गांव में कोरोना फैल रहा है, लोगों को जो जरूरत है उसकी उपलब्धता के बजाय ये सरकार प्रचार करने में एक वीडियो जारी करती है कि मेरा नाम फलाना, मेरी उम्र इतना और मैं कोविड से हुआ, मैंने हेल्पलाइन पे फोन किया और बाकायदा बीमार होता है। मतलब कोई इंसान अगर बता रहा है कि मेरे को सरकार से मदद मिली, वो झूठा है। धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं वो झूठ है, शर्म आनी चाहिए। पहली बार देखा हूं कि कोई बीमार व्यक्ति सरकार की बीमार होने के पहले से लेकर के ट्रायल सेंटर को फोन लगाने से आपकी तरफ से कोई कुछ बोलता है तो सच बोलता है। मीटर लगाने के लेकर के 1-1 सेकंड पे वीडियोग्राफी कराता है। ये माने कि विपक्ष पहली बार इतिहास में देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के जो इस हालात से गुजर चुके हैं। आपकी पार्टी थी जिसने कहा था वैक्सीनेशन मत कराओ, नपुंसक हो जाओगे। आज जो लोग मरे हैं कोरोना में, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पे क्या आपको बददुआएं नहीं लगेंगी उन लोगों की? नहीं, जिस पर आप पहले आप आ जाइए, पर भी जवाब दूं। पहले अपनी बात सुन लीजिए जो आपने प्रश्न उठाया। नहीं लगेगी 2 दिन पहले। ठीक है, ठीक है, नेहा जी प्लीज, अब जवाब देना चाहते हैं, आपने सवाल पूछा, उनसे जवाब ले लेते हैं। जवाब देना चाहते हैं धर्मेंद्र जी जल्दी से हमारी बात पूरी सुन ले। हाँ। जिस तरह से 2 दिन पहले हमीरपुर की यमुना नदी में दर्जनों लाशें पीपी किट में बही, क्या हुआ आज तक? राज्यसभा में खड़े होकर के जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पर कहते थे रेनकोट पहन कर नहा रहे हैं, उनके लोग आज की डेट में व्हाट्सएप पर और उस यूनिवर्सिटी पर संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। जिस राज्य में केवल वीडियो बनाया जा रहा है, जबकि तथ्य जब परक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी। इनके पास इतना बड़ा सिस्टम था, ये लोगों को लगा करके किट बनवा करके दवाएं पहुंचाते, गांव में जो लोग बीमार हैं ये दवाएं खाएं, उनके परिवार के लोग ये दवाएं खाएं, डॉक्टरों से लेकर के इस तरह से केवल प्रचार करने में व्यस्त हैं, आंकड़े दबाने में व्यस्त हैं। आंकड़े अगर ईमानदारी से चाहिए, ग्राम सभा से जो मौतों का रजिस्टर है, रजिस्ट्रांकित किया जाता है, आंकड़े मांग लें, सिम्टम्स मांग ले, आपको भयावह तस्वीर उभर के आएगी किस तरह से टाइम्स में
कितने गुना लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं। सर्दी जुकाम बुखार से रही होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो राज्य सरकार देती है, मैं दावे से कह रहा हूं छोटे जिलों में सिलेंडर की रिफिलिंग पर रोक लगी है। मैं इस पर जोर से कह रहा हूं, इसको आप बताएं, मुख्यमंत्री जी पहुंचाएं। कोई अगर प्राइवेट व्यक्ति व्यवस्था कर ले रहा है अपनी दादी काकी और परिवार के लोगों के लिए, अगर तबीयत खराब है तो उसका सिलेंडर की रिफिलिंग के नाम पर रोक है कि प्राइवेट आदमी के लिए भरने के लिए मना किया गया है। आप डीएम से लिखवा के लाइए। मेरी अभी एक सीएमओ से बात हुई, उन्होंने कहा सर एक ही हमारा एक खराब हो गया है, एक ही चल रहा है। डीएम साहब से आप ऑर्डर करवाइए क्योंकि प्राइवेट के लिए रोक है। नेहा जी जवाब दीजिए। बड़े बड़े दावे, जैसा आज हम जवाब देना पड़ेगा, मैं पूछ भी रहे हैं कि दावे सिर्फ क्या हवा में है क्या? नहीं पल्लवी जी, अभी इन्होंने सवाल किया कि एक सिलेंडर हमारे पास था, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने दूसरा सिलेंडर के लिए भेज दिया। देखिए ऐसे ही लोग हैं जो काला बाजारी कर रहे हैं, एक सिलेंडर ले जाते हैं, दो जब्त करके रख लेते हैं। इसी से बचने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं उन जनता के लिए। आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप आराम से मेरा जवाब सुन लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आप नहीं बैठे, जवाब सुनने के लिए बैठे सरकार से, तो मैं सरकार की तरफ से जवाब दे रही हूं। आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कि ये वाली वैक्सीनेशन रद्द करवाओ वरना आप नपुंसक हो जाएंगे। कितने सारे लोगों की जान उन्होंने ली है बताइए, उसका आंकड़ा भी दे दीजिए कि उनके कहने पर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई कितने लोगों की जान गई है। अरे आप तो इन सब बातों को बोलेंगे नहीं, इस वक्त हालात इतने बुरे हैं और ऐसी विपक्ष पार्टियां जो है वो कालाबाजारी कर रही है, छुपा के सिलेंडर्स अपने घरों में रख रही हैं। एक यूज में आता है तो 4 और भर के ले जाते हैं काला बाजारी करने के लिए। यही प्रॉब्लम है कि सभी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि लिख के लेके आइए। देखिए अगर कोई कोरोना पेशेंट है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन होगी ना, या ये उसके हालात होंगे, उसका वीडियो दिखाइए, उसके हालात दिखाइए और बताइए, उसका आधार कार्ड दीजिए और आप सिलेंडर ले जाइए। आप कुछ भी नहीं दिखाना चाहते, आप सिर्फ सिलेंडर लेके जाना चाहते हैं, तो ये काला बाजारी नहीं तो इसे क्या कहेंगे? आप मुझे खुद ही, आप यहाँ बैठे हैं पल्लवी जी, मैं मीडिया से भी पूछती हूँ, काला बाजारी रोकने के लिए और सरकार क्या करे? सरकार के सरकार गलत कर रही है, काला बाजारी तो ऐसी। पीसीआर धर्मेंद्र जी कुछ दिखा रहे हैं शायद फोन से, एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए। जी धर्मेंद्र जी, इनको दिखाइए, ये डेट है, डीएम का नंबर है, आज की डेट है, ये पर्चा है प्रिस्क्रिप्शन का, ये देखिए पर्चा। हाँ जी, हाँ जी। क्या उसके बाद नीचे डॉक्टर, ये उनका आधार कार्ड और सिलेंडर रिफिलिंग नहीं हो रही है, देखिए नोट करिए। यूपी में सरकार घर घर होम आइसोलेशन वालों को सिलेंडर पहुंचा रही है। नहीं आती है, कोई मर रहा है हॉस्पिटल में इलाज के लिए और उसकी रिफिलिंग की जगह ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रही है। क्या शर्मनाक बात है कि कोई मर रहा है घर में, अगर होम हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, होम आइसोलेशन में अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसकी रिफिलिंग के लिए सीधे रोक लगा रहे, क्यों करें लोग करना चाहते हैं? में भी मौतों के साथ नहीं आती है। नेहा जी, आप दोनों को जिस तरीके से मैं सुन रही हूँ, जिस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसमें ये कहना दोहरा नहीं होगी। एक मिनट धर्मेंद्र जी, मेरा ये सवाल आप दोनों से है। सबसे पहले नेहा जी आपके पास, सिस्टम पस्त है, नेता राजनीति में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है, क्योंकि लगातार अस्पतालों के बाहर पब्लिक की लाइन लगी हुई है। वो लोग सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आईसीयू ऑक्सीजन बेड मिल जाए, वो अपनों को एडमिट करा दे और इसके बाद वहां लाइन पे अगर लग जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों की कब्रिस्तान और शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि नंबर आए तो हम अपने अपनों का अंतिम संस्कार करवा जा सके जाकर के। नेताओं को अगर मैं देखूं तो लगातार, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने भी कहा और आप भी लगातार कह रहे हैं, पंचायत चुनाव से लेकर के लगातार सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। नेहा जी सबसे पहले, उसके बाद धर्मेंद्र जी आप इसी सवाल का जवाब। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं, मैंने तो बोला है कि पंचायत चुनाव होना बहुत गलत था। सरकार चुनाव आयोग ने क्यों ये परमिशन दी, मुझे भी हैरानी हो रही है और हमारी पार्टी को भी चाहिए था कि अपने कदम पीछे हटा लेते। लेकिन चलिए, हम तो सरकार की तरफ से मानते हैं कि हमने भी अपने उम्मीदवार उतार के बहुत बड़ी गलती की। लेकिन ये लोग जो आज खड़े होके बोलते हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे सवाल पूछती हूँ ना, जब लोगों ने, जब जैसी वैक्सीनेशन आई और कहा गया कोरोना की वैक्सीनेशन करो, तो इन्हीं के बयानबाजियां थी ना, इनके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आप मत लगवाओ, ये भाजपा की वैक्सीन है, नपुंसक हो जाओगे। कितने लोगों ने कहने पर वैक्सीन लगाई होगी और कितने लोग मरे होंगे, आप ये भी जवाब दें। हमारी गलती, हमारी जवाबदेही हमें नहीं
जो गांव के चुनाव थे उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए था। हम बोल रहे हैं, मान लिया, आप अपनी गलती भी तो बोलिए। आप सिर्फ ये बातें करने के लिए आप यहाँ नहीं बैठे। विपक्ष का मतलब कर्तव्य भी होता है कि जनता की रक्षा करे। हम ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी, ऑक्सीजन जो है घर तक पहुंचा रहे विपक्ष हैं। का भी मुखर चेहरा होता है ना धर्मेंद्र जी। हाँ ठीक बात, हमारी बात सुने। विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष राय दे रहा है। आप ये बताइए पिछले 2-3 महीने कितना पैंडेमिक जो स्थिति है, लोग भयावह लोग मर रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती, कहती साहब ये स्थिति है, कंट्रोल में नहीं है, या जो भी है आप सब लोग हाथ लगाए किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। ये सरकार का फर्ज था कि नहीं है? कभी भी विषम परिस्थितियों में हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग होती थी। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती थी तो हल्ला मचाती था ऑल पार्टी मीटिंग हो। इतनी इमरजेंसी चल रही है, अभी कांग्रेस को देश के विपक्ष के नेता ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई या उनका भी बताने लगे। एक दिन 2 दिन नेहा जी आ रही हूं। सब पार्टी के नेताओं से राय लेकर के कार्रवाई करिए। ठीक है, इसके बजाय आप आंकड़े ढकने में परेशान है। आंकड़ों को नहीं ढुका सकते, आंकड़े ढुका सकते। जो आंखों से देखा जा रहा है, लोग देख करके आ रहे हैं किस तरह गोरखपुर में शमशान के बाहर लिखा गया कि अंदर जो है हिंदू रीति रिवाज से शमशान चल रहा है, इसकी फोटोग्राफी करना मना है। इससे क्या होगा? लोगों की मौत बंद हो जाएगी। लोगों को दवा पहुंचाइए, ऑक्सीजन पहुंचाइए, जो कर सकिए वो करते हुए दिखिए। केवल ये इतिहास की फलाने समय में ये नहीं हुआ, ये ठीक है नेहा जी जवाब दीजिए। भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। नहीं, ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं हुआ? हम नहीं हुआ तो कह ही नहीं रहे। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आंकड़े, संक्रमण इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि सरकार जो भी कोशिशें कर रही है बढ़ चढ़ के ऑक्सीजन प्लांट, मैं पहले ही बोल रही हूँ, 500 डीआरडीओ की तरफ से लगाई गई। अभी डीआरडीओ की तरफ से कल ही एक दवाई निकाली गई है कि पहले ज्यादा रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, उस पर सरकार ने जब शिकंजा कसा तो कितने सारे इंजेक्शन बरामद हुए, अब उसकी कालाबाजारी नहीं हो रही। कल ही डीआरडीओ ने एक इंजेक्शन निकाला, धर्मेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, एक दवा निकाली है जो इस बीमारी में बहुत कारगर है। 7 दिन में आप ठीक हो जाएंगे और आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। ये डीआरडीओ ने कल दवाई, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये जो पहल है सरकार कर ही रही है। सरकार की पूरी नजर है कि किस तरीके से भी, चाहे सेना मदद करे या किसी भी तरीके से, संक्रमण को कैसे रोका जाए। अब दूसरी वेव में अगर कहीं कोई चूक हुई है तो हम थर्ड वेव जो आने वाली है, जिसके लिए बार बार वैज्ञानिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं थर्ड वेव आने वाली है। अब हमारा पूरा फोकस थर्ड वेव को रोकने का है कि आनी तो है ही है, लेकिन हम उसमें कैसे मजबूती से खड़े रहेंगे, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे। नेहा जी, क्या आप कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का उत्तर प्रदेश में आदेश दे दिया था, जो शहर ज्यादा, जहां से ज्यादा संक्रमण की तस्वीरें सामने आ रही थी, लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। मानते हैं खराब डिसीजन था या फिर नहीं? क्योंकि आप मान रही हैं कि पंचायत चुनाव कराना खराब डिसीजन था। नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन लॉकडाउन जो है वो आप देखेंगे, पार्शियल लॉकडाउन यूपी में हर जगह कर दिया गया था। जहां जहां संक्रमण ज्यादा था वहां पार्शियल लॉकडाउन, और पहले वीकेंड वाले लॉकडाउन रखे गए। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि बार बार ये कहा गया था विपक्ष के द्वारा, आप 15 दिन पहले के ट्वीट्स देखिए और भाषण देखिए चैनलों में, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही सरकार, हम चाहते हैं लॉकडाउन किया जाए। सरकार ने फिर भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जहां जरूरत है, जिन इलाकों में, उन मुख्यमंत्रियों के हाथ में है कि अपने इलाकों में वो पूरा लॉकडाउन भी कर सकते हैं या पार्शियल लॉकडाउन भी कर सकते हैं। कल बहुत सारे तथाकथित न्यूज चैनल्स पे और ट्विटर पे राहुल गांधी जी का बयान आया कि सरकार को शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती, वो देश को लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए धर्मेंद्र जी, समय की कमी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी जल्दी से। विपक्ष की बात करते हैं, हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे नहीं। आईसीएमआर ने लॉकडाउन की चेतावनी दिया था, कर दीजिए, माने नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये इनको विपक्ष को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी नहीं है। किसने क्या कहा यही पकड़ के रहना। देखिए जिस तरह आप चालाकी से कह रहे हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है, जब 300 केस थी तो मोदी जी आगे आए और संबोधित किया उन्होंने, पूरा देश बंद हो जाए, पूरा देश मान के लग गया। आज जब इतनी भयंकर त्रासदी आ रही थी तो मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और आप लोग कह रहे थे मोदी जी को शर्म। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।